क्या ये साउंड कनेक्ट है? आवाज आ रही? ओके। जमाने को सारी खुशी मिल गई है, तुम हमको मिल गए हो, हम बहुत खुश हो गए हैं, है ना? क्या कुछ दूसरा कुछ सुनना चाहते थे क्या? क्या लगता था तुम्हें मैं यहाँ आकर के गाना सुनाऊंगा? नहीं। क्या करूंगा? पढ़ाऊंगा तुमको एक नए अंदाज में। ठीक है, देखो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। भारी भड़कंप बच्चों की डिमांड थी, इसे पढ़ाइए इसे पढ़ाइए, क्योंकि इसके मैं वो पढ़ा पढ़ा चुका हूँ ना, पार्ट बाय पार्ट, लेक्चर बाय लेक्चर उनको दे करके पढ़ा दिया। काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गए, काफ़ी परेशान हो गए, यार इतना गंदा भी नहीं पढ़ाता हूँ, है ना? अच्छा ठीक है, वन शॉट मतलब इसलिए बोले ताकि रिवीजन हो जाए। हाँ, साथ ही मेरे को भी परेशान कर दो, है ना? पूरी बायोमन की पूरी टीम को तुम लोग परेशान कर दो, है ना? चलो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मानव कल्याण के सूक्ष्म जीव, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ठीक है, यानी कि जो सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। जो माइक्रोब्स हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं, वो मानवों का कल्याण करते हैं। अरे वाह भाई वाह, क्या बात है! सही बताओ, हम लोग तो यही देखे कि भैया जो सूक्ष्म जीव हैं वो मानवों का ना विनाश के सिवाय वो कुछ नहीं करते। लेकिन आप लोग कहोगे क्या सर, आप बोल रहे हो कि मानव कल्याण मतलब सूक्ष्म जीव मानव कल्याण करते हैं? अरे कैसे गलत बात कर दी है आप बिल्कुल गंदा बोल दिए हैं। कुछ बच्चे ज्ञानी टाइप के ना बोल दें, हाँ सर, सर आप बहुत गंदा बोल दिए, आप खराब बोल दिए कि सूक्ष्म जीव कल्याण करते नहीं है। करते हैं बच्चे, करते हैं। दही खाते हो, सिरका खाते हो, बियर नहीं पीते ना, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये सभी किससे बनाए जाते हैं? ये सभी सूक्ष्म जीव से बनाए जाते हैं। और आज इस वीडियो में, वन शॉट वीडियो में, आज हम यही पढ़ेंगे, यही समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन लोग देखो, हम आपको बता दें, हम आपको टोटल पढ़ाएंगे एनसीईआरटी। क्या पढ़ाएंगे? एनसीईआरटी। जो आपको कोई नहीं पढ़ाता वो हम पढ़ाएंगे। ठीक है, जब आपको कोई ना समझा पाए बायोलॉजी तो हम समझाएंगे। याद रखना अपने बायो अमन को, ठीक है? अपने बड़े भाई को याद रखना, मैं समझाऊंगा। ठीक है, देखो मैं पढ़ाऊंगा टोटल आपको, टोटल और टोटल एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ने के आपके दो फायदे हैं। पहला फायदा है आपका बोर्ड, ठीक है, और दूसरा फायदा है आपका नीट। ठीक है, जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो बोर्ड में तो बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, लेकिन उससे दोगुना हेल्प ना आपकी नीट में मिलेगी। और सारे क्वेश्चंस भी ना बोर्ड से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बिना देर किए हुए ना, है ना, बिना बातें ज्यादा किए हुए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक। टॉपिक आ जाओ हमारा सूक्ष्म जीव। ठीक है, कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। तो आप लोगों ने देखा है कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? क्या बताइए आप मेरे को, क्या किसी ने सूक्ष्म जीव को देखा है? क्या कोई ऐसा बच्चा है जो सूक्ष्म जीव को देखा हो? नहीं। तो ऐसे जीव जिनको हम देख नहीं सकते, ठीक है, या ऐसे जीव जो नग्न आंखों से देखा नहीं जा सकता है, उन्हें देखने के लिए ना सूक्ष्म दर्शी की आवश्यकता होती है, उन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। ठीक है, और देखो जो सूक्ष्म जीवों का जो अध्ययन होता है ना, अध्ययन, ये अध्ययन किसमें होता है? तो सूक्ष्म जीव की डिफिनीशन तुम लोग लिख लेना कि जो जीव नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है, जिनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, उन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं, उन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, अब देखो सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कहलाती है सूक्ष्म जैविकी। क्या कहलाती है? सूक्ष्म जैविकी। ठीक है, क्लियर है यहां तक? सूक्ष्म जैविकी कहलाती है, और इसको अपन लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? माइक्रो बायोलॉजी। ठीक है,
सूक्ष्म जैविकी कहलाती है। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन सूक्ष्म जैविकी कहलाती है। सूक्ष्म जीव जैसे क्या हुए, जैसे हमारे युगलीना है ना, प्रोटोजोआ, जीवाणु, कवक, फंगस, ठीक है, ये फंगस नहीं, जीवाणु, विषाणु, कवक लिख लो, जैसे जैसे हो गया हमारा प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, विषाणु हो गया है ना, प्रियॉन हो गए, प्रियॉन्स वगैरह, ठीक है। और आपके आ गए और क्या है, युगलीना हो गया, युगलीना हो गया, नीलहरी शैवाल हो गई, ठीक है, बैक्टीरिया हो गया। ये सभी क्या है, ये सभी हमारे सूक्ष्म जीव हैं, ठीक है। ये चचा मिलके सब क्या होते हैं, माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है। अब देखो सूक्ष्म जीव की ना एक अवस्था होती है। सूक्ष्म जीव जो ये होते हैं ना, यही जो ये चचा लोग सूक्ष्म जीव ना जल, ताप और वायु पर ना अधिक, है ना, मतलब ये सूक्ष्म जीव ना अधिक जल होगा वहां भी पाए जाएंगे, कम जल होगा वहां भी, अधिक ताप होगा, बहुत ताप, ज्वालामुखी, वहां भी सूक्ष्म जीव होते हैं। कम ताप होगा, बिल्कुल ठंडा, वहां भी सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है। वायु में भी सूक्ष्म जीव होते हैं, अधिक अच्छी वायु है वहां भी, मतलब सूक्ष्म जीवों से ना अपन लोग घिरे हुए हैं, ठीक है। तो आपको बता दें कि जो गीजर होता है, गीजर, गीजर जिसका तापमान कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है, ठीक है। तो वहां पर भी ना, वहां पर भी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, ठीक है। अब एक चीज मिथ है, ठीक है, जो सूक्ष्म जीव हैं वो क्या है, वो मतलब एक कोशिकी है कि बहुकोशिकी है, ठीक है। तो सूक्ष्म जीव है हमारे यूनिसेलुलर, और एनसीईआरटी ये बोलता है कि जो यूनिसेलुलर होता है वो इमॉर्टल होता है, इमॉर्टल होते हैं। कैसे, जैसे ये एक बैक्टीरिया है, ये विभाजित होके 2 नए बैक्टीरिया बना दिया, यानी कि ये तो मरा ही नहीं ना, इसकी डेड बॉडी तो मिली नहीं ना कि गाड़ के दफनाया जाए। तो एनसीईआरटी बोलता है कि जो यूनिसेलुलर जीव होते हैं, लिख लो इस चीज को, यूनिसेलुलर जीव इमॉर्टल होते हैं, ठीक है। अब देखो जो सूक्ष्म जैविकी है, माइक्रोबायोलॉजी है, इसके जनक पूछे जाते हैं। इसके जनक कौन है, तो सूक्ष्म जैविकी के जनक है हमारे लुई पाश्चर, ठीक है। कौन है, लुई पाश्चर, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव, ठीक है। क्या देखेंगे, घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव, ठीक है। यानी कि घर के जो उत्पाद होते हैं उनमें हम सूक्ष्म जीवों का प्रयोग कैसे करते हैं। सबसे पहला हेडिंग मिलता है दूध से दही का उत्पादन। किससे, दूध से दही का उत्पादन। एनसीईआरटी का पॉइंट है, बुक खोल के रख लो, भूल मत जाना कि भूल जाओ, तुम भूल जाओगे मुझे याद रहेगा। दही का उत्पादन, तो देखो दही में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया पाया जाता है जो दूध को स्कंदित कर देता है। क्या होता है कि दही में क्या होता है, दही में पाया जाता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जो दूध को क्या करता है, दूध को स्कंदित कर देता है, ठीक है। सपोज दैट हमने ये गिलास में दूध लाए, ठीक है, ये है दूध। अब ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया LAB बोलते हैं, ठीक है। इस LAB को इसमें डाल दिया तो दूध क्या होगा, स्कंदित होगा। ये देखो क्या बना लिया, बताओ बताओ बताओ, दही बना लिया। कितने लोगों को दही फेवरेट है, बताओ कमेंट बॉक्स में, कितने लोग दही खाते हो। ए भैया हमारा तो फेवरेट ना है, ठीक है, हमारा फेवरेट नहीं है दही, याद रखना तुम लोग, ठीक है, कि कहीं बाई चांस तुम लोगों के घर आए तो उधर से तुम लोग खाने में ना दही मिस के लेकर के चली आओ, खाना छोड़ देंगे, ठीक है। हम ऐसे नहीं, दही 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 पता है मेरे को बचपन से नहीं पता, मतलब पसंद ही नहीं है। उसकी स्मेल से ना मेरे को बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत, ना बोलूँगा, मैं नहीं बोल सकता अब, है ना, मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि काफ़ी बच्चों को पसंद है यार, ऐसी बात नहीं। बाकी दही ना सेहत के लिए लाभदायक होता है, बहुत लाभदायक होता है, ठीक है, लेकिन मैं नहीं खाता बस। अब देखो, अब आ जाओ, दही में जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है उसको हम लोग लैक्टोबैसिलस भी बोलते हैं, ठीक है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। इसको देख लेना, इसको लिख लेना, लैक्टोबैसिलस, ठीक है,
लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में लैक्टोबैसिलस होता है और इसको स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, स्ट्रेप्टोकस लैक्टिस भी बोलते हैं, ठीक है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस बैक्टीरिया में कौन सा, दही में कौन सा अम्ल होता है, तो आप बता दोगे कि इसमें लैक्टिक एसिड होता है। हिंदी से लैक्टिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल। अब एक काफी शानदार सा पूछा जाने वाला प्रश्न है, एक सेकंड स्क्रीन ऑन करिए, देखिए दिख रहा है ना सब कुछ, क्योंकि वन शॉट है, लफड़ा खड़ा हो जाएगा है ना। अब पूछा जाने वाला सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये है कि जो दही होता है, दही को बोलते हैं कर्ड, ठीक है, कर्ड होता है, जो दही होता है, दही में क्या क्या पाया जाता है? तो दही में सबसे पहली चीज पाई जाती है विटामिन B12 है ना, विटामिन B12 सबसे अच्छी चीज। सबसे ज्यादा विटामिन B12 किसमें पाई जाती है? दही में। इसके बाद फिर इसमें खनिज पाए जाते हैं और कार्बनिक अम्ल पाए जाते हैं। क्या पाया गया? फिर इसमें पाया गया हमारा खनिज, ठीक है, फिर पाया गया हमारा कार्बनिक अम्ल। मेरा दोस्त है कमल, नहीं पढ़ता है एकदम से, है बिल्कुल गधा, ठीक है। ये हुआ दही, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे देखें, तो इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो। इसको मिटाना पड़ेगा ना बच्चे, इसको मिटाना पड़ेगा। चलो इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। परेशान करके रख लिया मैं बहुत जल्दी ना डिजिटल बोर्ड लाने वाले, मिटाते मिटाते ना अपन थक जाता है, बहुत ज्यादा थक जाता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोगों का टॉपिक है फर्मेंटेशन, किण्वन। क्या है? किण्वन। फर्मेंटेशन, किण्वन, किण्वन के बारे में पढ़ेंगे। तो किण्वन क्या होता है, सबसे पहले इसको आप अपने कॉपी में लिख लो। क्या लिखो? कि इडली और डोसा को बनाने के लिए, किसको? इडली और डोसा को बनाने के लिए आटा फुलाया जाता है, ठीक है। इडली और डोसा को बनाने के लिए किण्वन की क्रिया कराई जाती है, ठीक है। फर्मेंटेशन किसकी? इडली और डोसा की। डोसा हो गया, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है? इसमें आटा को फुलाया जाता है, ठीक है, आटा को फुलाया जाता है। और आटा जब फूलता है ना, तो उससे क्या होता है? CO2 गैस आपकी क्या होती है? बाहर निकल जाती है, ठीक है, बाहर निकल जाती है। तो इसमें क्या होता है? ल्यूकोनोस्टॉक जीव आटे में किण्वन करते हैं, ठीक है। अगर इस आटे में जो जीव पूछ लिया जाए कौन सा जीव इसको किण्वित करता है, तो वो है ल्यूकोनोस्टॉक जीव। क्या करता है? आटे को किण्वित करता है, ठीक है, इडली और डोसा बनाने के लिए। अब आता है ब्रेड, ठीक है, ब्रेड, ठीक है, ब्रेड। ब्रेड किससे बनता है? वो बनता है ईस्ट से, इसको हम खमीर भी बोलते हैं, ठीक है। ब्रेड किससे बनता है? ईस्ट से, खमीर भी बोलते हैं, और इसको हम सैक्रोमाइसिस, ठीक है, सैकेरोमाइसिस सेरेवसी, ठीक है, सैकेरोमाइसिस सेरेवसी भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? ये जो ब्रेड होता है ना, ब्रेड में ईस्ट मिला दिया जाता है, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी मिला दिया जाता है, जिसके कारण से ब्रेड बनाया जाता है, ठीक है। अब देखो, जो ब्रेड होता है ना, इसको हम लोग ईस्ट को ब्रेकर्स ईस्ट या फिर ब्रेयर ईस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, एक आप लोग आगे नीचे लिख लो कि पनीर या चीज, ठीक है, पनीर और चीज भी ऐसे बनाया जाता है, ठीक है। क्या है? पनीर और चीज, ठीक है। चीज जानते हो क्या होता है? जैसे स्विस चीज वगैरह हो गई, है ना, जो पिज्जा में डाला नहीं जाता है, रबड़ जैसे बड़ा करता है। एक अपन का वीडियो था, बहुत दिन बाद पिज्जा खाने गए थे इधर ही, ठीक है, उसमें चीज लपेट देते हैं, उसको खाओ ऐसे रबड़ की तरह बढ़ेगा, है ना। पनीर तो खाते ही हो, और बाहर के बच्चे देख रहे हो तो बहुत पिज्जा विज्जा तो वो दिन भर खाते हैं, ठीक है। कुछ रूरल बच्चे होते हैं थोड़ा सा, है ना, बाकी ठीक है, कंडीशन यहाँ पे अप्लाई नहीं होती है ना। कोई भी देखो, पता है क्या है, अपने दम पर कुछ करना
है ना, अपने दम पर पैसे कमाना, अपने दम पर कुछ बड़ा करना ना, उसकी बात ही अलग होती है। ठीक है, दूसरे के दम पर, अपने, है ना, पेरेंट्स के दम पर दुनिया उछलती है यार। कुछ तुम खुद खुद आप करो, तब मज़ा आए। ठीक है, और मैं जानता हूँ कि मेरे जो बायोमन परिंदे हैं ना, वो अपनी ज़िंदगी में ना बहुत अच्छा करेंगे। बच्चे एक बात बता दूं हमेशा अपने आप को ना किसी भी से कम मत समझना, किसी से कम मत समझना यार। जो तुम कर सकते हो ना, जो तुम कर सकते हो, वो कोई और कभी नहीं कर सकता है। इस बात को हमेशा याद रखना। ठीक है, चलो, नहीं तो मैं सेमिनार देता रहूंगा। लिख लो कि पनीर या चीज एक प्राचीन भोज्य पदार्थ है। इसे तैयार करने में सूक्ष्म जीवियों का बहुत ज्यादा हाथ है। ठीक है, पनीर या चीज को तैयार करने में लिए किसका हाथ है? सूक्ष्म जीवों का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। उदाहरण लिख लो कि स्विस चीज एक होती है, एक नाम याद कर लो। ठीक है, स्विस चीज येलो कलर की होती है, उसमें बहुत बड़े बड़े छेद होते हैं। जैसे ये चीज रखी है तो इसमें इतने बड़े बड़े छेद हैं। ठीक है पता नहीं कैसे खाते हैं लोग, अपन को विश्वास नहीं होता है ना। कुछ लोगों को पसंद होगी स्विस चीज खाने में, थोड़ा टेस्ट थोड़ा खराब होता है इसका। ठीक है, तो देखो वो जो स्विस चीज है ना, स्विस चीज में जो ये छिद्र पाए जाते हैं, है ना, स्विस चीज में ये जो छिद्र होते हैं, ये प्रोपियोनी बैक्टीरियम सारमाइनी द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड की बड़ी मात्रा, ठीक है, CO2 की बड़ी मात्रा में बाहर निकलने के लिए होता है। ठीक है, अब देखो, सो इस चीज में जो बड़े बड़े छिद्र होते हैं वो होते हैं प्रोपियोनी बैक्टीरियम। ठीक है, देख लेना इसको, स्विस चीज को याद रखना, प्रोपियोनी बैक्टीरियम, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शारमैनाई। ठीक है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शारमैनाई के जब इसमें जाता है, रहता है, तो वो क्या करता है, बड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा को बाहर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, और जब वो गैस बाहर निकलती है तो उसमें बड़े बड़े छिद्र हो जाते हैं। ठीक है, ये हुआ। इसको अपने दिमाग में नोट कर लो, क्योंकि यही है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यही है वो प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये तो अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, और इस चीज को याद रखना, एक दो बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए अब आगे आता है औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीव। ठीक है, अब हमने अभी तक देखा घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीव। आदेश हो तो इसको मिटा दें, इसको लिख लो तुम लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो। ठीक है, मिटा दें, चलो मिटा देते हैं भैया। अब पता है ये जो चीज ब्रेड है ना, इन सब चीजों का ना मनुष्य बहुत पहले से करता आ रहा है, ऐसा नहीं कि अभी हम लोग खाते हैं। ठीक है, ये बहुत पहले से इनका प्रयोग कर चलता आ रहा है। ठीक है, जो दही है ना, कर्ड, कर्ड का भी बहुत दिनों से प्रयोग चलता आ रहा है। ठीक है, अभी हाल ही में मैं कुछ दिन हो रहे हैं, मैं एक वेबिनार में गया था। ठीक है, वहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिली, मतलब खाने को मिला था। ठीक है, वो था कर्ड, दही। बताया गया था ये इटली का दही है। बोले कैसे? हम तो पूछने वाले हैं, बोले कैसे आए ये वहाँ से? बोले हमारे फादर गए थे, उधर ही से लाए हैं थोड़ा सा उसको हम डेली डाल देते हैं दही को, है ना। दही को पता ही थोड़ा सा मात्रा में डाल दो, जम जाएगा, लैक्टोबैसिलस, है ना, लैक्टोबैसिलस इसिलाई। तब आया, बोले अच्छा वहाँ खा रहे हो यार बोले बताए, हम तो खाते नहीं है, है ना। कोई बात ही नहीं, खत्म हो गई बात वहां से। अब आते हैं औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीव। ठीक है, कि औद्योगिक उत्पादन में कैसे सूक्ष्म जीव करते हैं, कैसे उनका उत्पादित करते हैं। ठीक है, औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीव। औद्योगिक का मतलब, जैसे आपको दही खाना है, आपने क्या किया, आपने कटोरा लाया, कटोरे में जमा दिए, लेकिन आपको दही को ना पूरे शहर में कंज्यूम वो करना है, बेचना है, तो क्या वो कटोरा में जमा के बेचोगे? नहीं बेचोगे ना, तो उसको क्या हो, इंडस्ट्रियल में लाओगे, इंडस्ट्री बनाओगे, वहीं बना करके फिर बेचने जाओगे। तो यही है कि औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्मजीव कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पे देख लो, आप लोग लिख लो कि व्यवसायिक पैमानों पर, ठीक है, व्यवसायिक पैमानों पर सूक्ष्म जीवों को पैदा करने के लिए क्या है बच्चे, कि व्यवसायिक पैमानों पर सूक्ष्म जीवों को पैदा करने के लिए बड़े बर्तन की आवश्यकता होती है। ठीक है, औद्योगिक में उत्पादन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है?
बड़े बर्तन की, जिसको फर्मंटर, ठीक है, जिसको फर्मंटर कहते हैं, ठीक है, जिसे किण्वक या फिर फर्मंटर बोलते हैं, ठीक है। फर्मंटर क्या बोलते हैं? फर्मेंटर, ठीक है। हिंदी में एक ऐसा नाम किण्वक बोलते हैं, किण्वक। हिंदी के नाम ना थोड़ा सा अच्छे लगते हैं, किण्वक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किण्वक। याद करो, मेरे से बड़े बड़े फर्मेंटर दिखाई देते ना, स्टील के बड़े बड़े, वो होते हैं फर्मेंटर, किण्वक, ठीक है। इसमें आप लोग लिख लो मादक पेय पदार्थ तथा प्रतिजैविक इसके कुछ उदाहरण हैं, ठीक है। जो मादक पेय पदार्थ हैं, ठीक है, और कुछ एंटीबायोटिक्स का प्रयोग भी ऐसे ही करते हैं। तो ये जो फर्मेंटर होते हैं ना, किण्वन होते हैं ना, इसमें मादक पेय पदार्थ को बनाया जाता है, ठीक है। किसको? मादक पेय पदार्थ को, और कुछ प्रतिजैविक इसके उदाहरण है, ठीक है। मादक पेय पदार्थ इसको बोलते हैं किण्वित पेय, ठीक है। क्या बोलते हैं? किण्वित पेय, ठीक है। फर्मेंटेड बीवरेजेस, ठीक है, फर्मेंटेड ब्यूरेज, ठीक है। फर्मेंटेड ब्यूरेज ये क्या होते हैं? ये एल्कोहलिक पेय होते हैं, ठीक है, एल्कोहलिक ड्रिंक होते हैं। जो फर्मेंटेड ब्यूरेज होते हैं ये एल्कोहलिक पेय होते हैं। हिंदी से लिख देते हैं, ठीक है, और इंग्लिश से भी यही है, ठीक है। ये गलत हो गया क्या? क्या है? एल्कोहलिक पेय है, ठीक है, एल्कोहलिक ड्रिंक है, ठीक है। और इस एल्कोहलिक ड्रिंक को बनाने के लिए एक ईस्ट जिम्मेदार होता है। इस एल्कोहलिक पेय को बनाने के लिए इस ईस्ट जिम्मेदार होता है, और उसको बोलते हैं सैकेरोमाइसिस सेरेविसिस, ठीक है। क्या बोलते हैं? सैकेरोमाइसिस सेरेविसिस बोलते हैं उस एल्कोहलिक पेय पदार्थ को बनाने के लिए। और एक बात बता दें कि जो वाइन और बियर का उत्पादन होता है, किसका? वाइन और बियर का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। वाइन और बियर का उत्पादन जो होता है वो होता है आसवन द्वारा। आसवन मतलब इसको एक बड़े फर्मेंटर में बनाया गया और टोटी लगा के सीधे निकाल ली गई, खत्म, निकाल के बोतल में भर के बेच दिया गया। ये हो गया आसवन द्वारा। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और इसको तो याद कर लो भैया, ये ना इंपॉर्टेंट का चचा है, सबसे बड़ा वाला चचा है ये, ठीक है। तो वाइन और बियर का उत्पादन कैसे होता है? आसवन के द्वारा होता है। और बता दें कि जो विस्की, ब्रांडी और रम होती है वो किण्वित रस के आसवन के द्वारा होती है, ठीक है। जो याद रखना कि जो विस्की, ब्रांडी, रम, देख लो ब्रांड के नाम देख लो, ठीक है, यहां से याद कर लेना। नाम जानना जरूरी है, बस टेस्ट करना जरूरी नहीं है, ठीक है। ये किसके द्वारा होती है? ये किण्वित रस के आसवन द्वारा, ठीक है। किण्वन से पहले रस निकाला जाता है, फिर उसका आसवन किया जाता है। किण्वित रस के आसवन द्वारा होता है, ठीक है। ये हुआ। जो बियर होता है, बियर में एल्कोहल 4 से 6% पाया जाता है, और वाइन में 12 से 15%, ठीक है, 12 से 15%। वाइन में 12 से 15%, और बियर में कितना पाया जाता है? 4 से 6% एल्कोहल पाया जाता है। इसीलिए देखोगे ना, बियर में कहते हैं नशा नहीं होता है ना। तो यार मज़ा नहीं आई बियर पीने में, है ना। फिर से पिलाए दो चचा को, ठीक है। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं इसके आगे, ठीक है। तो आगे बढ़ने के लिए क्या किया जाएगा? इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो, फिर इसे मिटाया जाएगा, ठीक है। मिटाए दें भैया। हम लोग पढ़ेंगे प्रतिजैविक के बारे में, ठीक है। प्रतिजैविक 1 शॉर्ट वीडियो है, जल्दी से चलेंगे। कोई खास ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है ये, है ना। देखना ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं, लेकिन हाँ चैप्टर में काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है ना। देखो दारू वारू ये सब चीज़ सीखने को मिल रही है ना। एल्कोहलिक पेय पदार्थ कौन कौन से नाम होते हैं, देखो ब्रांड बहुत आ गया, ठीक है, नाम याद हो गया। ये पता चल गया कि अल्कोहल में कितने % वो होता है, बियर में कितने % अल्कोहल होता है, ठीक है। सारी चीज़ें पता होना चाहिए आपको, है ना। देखो नॉलेज ना सब कुछ होना चाहिए, सभी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए।
और ये रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, जो प्रतिजैविक के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक, ठीक है। चलो अब यहां पे देखते हैं कि जो एंटीबायोटिक है वो क्या है। एंटी मतलब होता है दुश्मन। कहा चाचा दुश्मन? अरे बाप रे, किसका दुश्मन भैया, क्या गिर रहा है, ठीक है। एंटी मतलब होता है दुश्मन, बायोटिक मतलब होता है बैक्टीरिया का, ठीक है। एंटी मतलब होता है दुश्मन, लिख लो। बायोटिक मतलब होता है बैक्टीरिया का। तो ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया को मार देता है, दुश्मनी करता है, किससे? बैक्टीरिया से, ठीक है। चलो तो प्रतिजैविक क्या होते हैं, तो लिख लो इसमें प्रतिजैविक, देखो डिफिनीशन लिखूंगा टाइम लगेगा, बोल दो लिख लो चुपचाप, नहीं तो समझ लो। प्रतिजैविक यह एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ हैं। सबसे पहले हमको पता चल गया कि एंटीजैविक क्या है, एंटीजैविक हैं रासायनिक पदार्थ, केमिकल सब्सटेंस। और आपको लिखना आना चाहिए, सबसे बड़ी बात है, ठीक है। अधिकतर बच्चे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में पहुंच जाते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दी गई है। इंस्टाग्राम पे पता है मैं किस लिए भेजता हूं, आपको यदि किसी चीज का फ्रस्ट्रेशन है, किसी बात को लेकर के आपके अंदर टेंशन है, कोई चीज आप सोच रहे हैं, आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, ठीक है, आपको कोई चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, आपको कोई चीजें आकर के डिस्टर्ब कर रही हैं, उसके निवारण के लिए मैं वहां पर अपना मोबाइल नंबर शेयर करके रखा हूं, ठीक है। कि बायोमन का कोई परिंदा है, बाई चांस उसको कोई दिक्कत आती है, ठीक है, कुछ ऐसी बातें होती जो कहीं नहीं शेयर कर सकता है, ठीक है, कुछ ऐसे टेंशन होते जो कोई लोग नहीं समझता है, ठीक है, मैं समझता हूं। आप लोग जाइए इंस्टाग्राम पे, कॉल करिए मेरे से, सब कुछ बताइए, पूरा सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। मैं पढ़ाने के साथ साथ मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, आपको पता होना चाहिए कि इसी वजह से मैं एक सेकंड चैनल चलाता हूँ और उस चैनल का नाम है बायो अमन मोटिवेशन। उस चैनल पर अपन लोग बहुत ढेर सारे मोटिवेशनल वीडियोस को लेकर के आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस को, ठीक है। और उसके बाद अब हम लोग इंटरव्यू भी लेने जा रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोगों को हम अपनी, है ना, बायोमन पॉइंट पे बुलाएंगे भी, ठीक है। तो मैं इसलिए वहां पे नंबर शेयर किया हूँ, बच्चे वहां पहुंचेंगे, सर पीडीएफ दे दो, ये दे दो, वहां पे मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज, सर पीडीएफ दे दो, ये कर दो, वो कर दो। बच्चे आप लोग प्रोफेशनल हैं, ठीक है, आप लोग लिखने की आदत डालिए। पीडीएफ देना मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, बोल दूंगा टेक्निकल डिपार्टमेंट से खींच के पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। लेकिन मैं वास्तव में इतना बेस्ट आपको पढ़ा देता हूँ, ठीक है, तो पीडीएफ लेने की कोई जरूरत नहीं है। नंबर वहां पे सिर्फ इसलिए शेयर किया हूं, लेकिन अधिकतर बच्चे वहां पे पीडीएफ की डिमांड होती है। कोई बच्चा आकर के अपनी प्रॉब्लम नहीं बताता कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, कमेंट में बहुत बताएंगे, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। भैया उनको डिस्कस करो, ठीक है। और डिस्कस करने के लिए ना आपका बड़ा भाई आपके साथ है। जिंदगी में देखो हमेशा एक बात याद रखना, हमेशा कितने भी बड़े हो जाना, कहीं भी पहुंच जाना, किसी भी स्टेज पे, भाई ओमन को मत भूलना, ठीक है। कोई दिक्कत आ जाए ना जिंदगी में, कभी भी कोई दिक्कत आ जाए ना, हमेशा याद करना बायोमन के पर्सनल नंबर पे फोन करके बात कर लेना मेरे से, ठीक है। कोई दिक्कत आए तो तुमको परेशान मत होना, ठीक है, फ्रस्ट्रेट मत होना, ठीक है। तो वहां पर इंस्टाग्राम पे मैं नंबर शेयर करके रखा हूं, ठीक है। और तुम लोग बायोमन मोटिवेशन चैनल पर जा जाओ बच्चे, वहां पे चले जाओ, ठीक है। प्रतिजैविक देखते क्या होता है कि यह एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ हैं जिनका निर्माण कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो एंटीबायोटिक का निर्माण सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है, ठीक है। देखो यह रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को मंद कर देते हैं या फिर उन्हें मार देते हैं, ठीक है। ये एंटीबायोटिक क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को, ठीक है। एंटीबायोटिक का काम क्या होता है, कार्य क्या होता है, ठीक है, कार्य क्या होता है, तो वो कार्य होता है रोग उत्पन्न करने वाले, ठीक है, जो रोग उत्पन्न करता है, कौन करता है, सूक्ष्म जीव, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों की गति को मंद कर देते हैं, ठीक है। क्या कर देते हैं, गति को मंद कर देते हैं या उन्हें मार देते हैं, या उन्हें फिर क्या करते हैं ये, या फिर उन्हें ये मार देते, खत्म, खल्लास, टाटा बाय बाय कर देते हैं,
ठीक है। अब देखो यहां पे एक चीज देख लो कि एंटीबायोटिक ना, ये कहता हूं एक तो मंद कर देते हैं, एक सीधे मार देते हैं। तो एंटीबायोटिक दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक, क्या है, टू टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक, ठीक है। पहला क्या है, पहला है बैक्टीरियोस्टैटिक, क्या है, बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरियोस्टैटिक, ठीक है। बैक्टीरियोस्टैटिक क्या करता है, ए नंबर, बैक्टीरियोस्टैटिक क्या करता है, स्टॉप बैक्टीरिया ग्रोथ, क्या करता है, स्टॉप बैक्टीरिया ग्रोथ, है ना। बैक्टीरिया की ग्रोथ को ये रोक देता है, ठीक है, किल नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ रोक देता है, ठीक है। इसकी जो बैक्टीरियोस्टैटिक जो मेडिसिन आती है वो है हमारी एरिथ्रोमाइसिन, है ना, सल्फोनामाइड, क्या है, एरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। दूसरी क्या है, सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड हो गया। ये हुई क्या करती है, ये मेडिसिन क्या करती हैं, ये एंटीबायोटिक मेडिसिन है, ठीक है, एंटीबायोटिक मेडिसिन है। और ये मेडिसिन क्या करती हैं, ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को ना स्टॉप करती है, रोक के रखती हैं, ठीक है। अब सेकेंड आता है, वो होता है बैक्टीरिसाइडल, ठीक है, बैक्टीरिसाइडल, ठीक है। बैक्टीरिसाइडल क्या करता है, ठीक है, बैक्टीरिसाइडल क्या करता है, ये बैक्टीरिया को सीधे मार देता है, ये कुछ नहीं पूछता कौन है तू क्या है, सीधे किल बैक्टीरिया, बैक्टीरियोसाइडल, ठीक है। इसमें आता है जैसे मेट्रोनिडाजोल हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका आता है रिफाम्पिन, ठीक है, रिफाम्पिन मेडिसिन सुने होगे यार, रिफाम्पिन है ना, मेडिसिन है। फिर क्या है, मेट्रोनिडाजोल, मेट्रोनिडाजोल, ये क्या है, ये भी एंटीबायोटिक मेडिसिन है, ठीक है। अब हम लोग देख लिए मेडिसिन के बारे में, एंटीबायोटिक के बारे में। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फर्स्ट एंटीबायोटिक, है ना, सर्वप्रथम प्रतिजैविक की खोज किसने किया था। और ये पूरा जो चार्ट है ना, ये पूरा बोर्ड सज रहा है ना, ये पूरा क्वेश्चनों का भरा हुआ बोर्ड है, ठीक है, ये पूरा बोर्ड क्वेश्चनों का भरा हुआ है, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। इसको 2 बार रिवीजन कर लेना, ठीक ना। डिमोटिवेट हो जाना तो बायोमन मोटिवेशन चैनल पर जा करके मोटिवेशनल वीडियोस को देख लेना, ठीक है। अब देखो जो सबसे पहला प्रतिजैविक है ना, उसकी खोज किसने किया था, वो किए थे एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब, 1928 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। बहुत 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 इतना बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है ये, सबसे ज्यादा पूछा जाता है यही प्रश्न, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय एलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928, है ना। आवाज बदल, रोबोट वाली आवाज निकाल रहा था मैं, है ना। तो पूछ लिया जाए कि सर्वप्रथम प्रतिजैविक एंटीबायोटिक की खोज किसने किया था, तो 1928 ईस्वी में एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अब भाई कुछ चचा ना ये कतई दुष्ट होते हैं, वो पूछ लिए किसमें किया था एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, किसमें किया था, तुम्हारे नाक में किया था, तुम्हारे सर में किया था, तुम्हारे टकला में किया था, किसमें किया था एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलियम नोटेटम में किया था। किसमें, पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम, और इससे खोज करके क्या बनाया था, पेनिसिलिन, ठीक है। ये क्या है, पेनिसिलिन क्या है, ये फर्स्ट एंटीबायोटिक है, याद रखना हमेशा, एंटीबायोटिक। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ ना तो बैक्टीरिया घुस गए, सब लोगों का मार डाले, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ये फर्स्ट एंटीबायोटिक की खोज हो चुकी थी, ठीक है, पेनिसिलिन की खोज हो चुकी थी,
ठीक है। तो बैक्टीरिया घाव के अंदर घुसता था। पेनिसिलिन ना आप लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, ठीक है। बचपन में आपके कट लगा होगा तो पेनिसिलिन जरूर लगाएंगे। पेनिसिलिन नहीं बोलते, पेनिसिलिन बोलते हैं, है ना, गांव की भाषा है। पेनिसिलिन लगा दे के, है ना, ठीक हो जाई। ऐसे गांव की तरफ बोलेगा, ए सुन, ए कहाँ जाता, नहीं ऐसे नहीं। एक एक ए कहाँ जाथन, हाँ ऐसे तो है। ए कहाँ जाथन, एका बोला ला, एके पेनिसिलिन लगा दे, एके ऊ लाग गया है, एके कुछ खेलत रहा और एके लग गया है, एके लग गया नहीं, एके लाग गया है, ठीक है। तो एके रे समझ नहीं आ रहा, अच्छा हटाओ। एके पेनिसिलिन लगा दे, कुछ भी कर दो तो इसको पेनिसिलिन तुम लगा दो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ना, ये पूरा क्वेश्चनों का सजा हुआ बोर्ड है, ठीक है। अब देखो, अब बाद में क्या आता है कि बाद में ये पता है, ये एक सेरेंडीपिटी खोज थी, ठीक है। क्या थी, सेरेंडीपिटी, सेरेंडीपिटी डिस्कवरी थी, ठीक है। सेरेंडीपिटी डिस्कवरी थी ये, ठीक है। और सेरेंडीपिटी डिस्कवरी को बोलते हैं हादसा की खोज। ये गलती से खोज हो गई थी भैया, गलती से, ठीक है। कोई, है ना, काम कर रहे थे वास्तव में खोजने के लिए, लेकिन इसको खोजने के लिए नहीं कर रहे, दूसरा कुछ खोजने के लिए कर रहे थे, इसकी खोज हो गई। अब आ जाओ, अब आ जाओ, आ जाओ। बाद में, है ना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के साथ बाद में दो वैज्ञानिक और मिले जिनको बोलते हैं फ्लोरी और चेन, ठीक है। तो चेन और फ्लोरी ने पेनिसिलिन को शक्ति और प्रभावशाली एंटीबायोटिक के रूप में प्रस्तुत किया या उनकी पुष्टि की गई, ठीक है। चलिए, तो यहां पे क्या किया जाए, यहां पे अब आप लोग इसको लिख लीजिए क्योंकि पेनिसिलिन के बारे में भी और पढ़ाना है आपको, ठीक है। तो इसको मिटा दूं, आपको इसको मिटा दूं, फिर हम लोग बढ़ते इसके आगे, ठीक है। तो पहले साफ हो गया, साफ होकर हमने लिख भी दिया, ठीक है। ये क्या है, ये कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम है और वो ये बताते हैं कि ये एंटीबायोटिक किधर से हमको मिली है। तो जो पेनिसिलिन थी सांप से कहां से मिली, पेनिसिलियम नोटेटम से। कहां से मिली, पेनिसिलिन कहां से मिली, तो पेनिसिलिन मिली पेनिसिलियम नोटेटम से, ये देखो पेनिसिलियम नोटेटम। इसके बाद एक स्ट्रेप्टोमाइसिन, हिंदी से लिख सकते हो आप लोग, हिंदी से भी, जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है आप लोग इसको लिख लो, ठीक है। जो स्ट्रेप्टोमाइसिन, अगर आपसे पूछा जाए कि स्ट्रेप्टोमाइसिन कहां से मिला, तो वो मिला स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसस से, ठीक है। इसके बाद आता है टेट्रासाइक्लिन, लिख लो, हिंदी में भी यही नाम है, कोई अलग नाम नहीं है, हिंदी में भी यही नाम है। टेट्रासाइक्लिन हमको कहां से प्राप्त होता है, इससे आपके एमसीक्यू बन सकते हैं, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है बेहतर नीट वालों के लिए, ठीक है। इसको याद करो, मेरे साथ बोलो, पेनिसिलिन किससे प्राप्त हुआ, पेनिसिलियम नोटेटम से। फिर बताओ स्ट्रेप्टोमाइसिन किससे प्राप्त हुआ, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसस से। इसके बाद टेट्रासाइक्लिन किससे प्राप्त हुआ, स्ट्रेप्टोमाइसिस रिमोसस से, ठीक है, रिमोसस। इसके बाद आता है नियोमाइसिन, किससे प्राप्त हुआ, स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी से, नियोमाइसिन, ठीक है। तो इनको बचुआ याद करो, मेरे साथ बोलो, मेरे साथ बोलो। मैं बोलूंगा इसको, तुम बोलोगे इसको, मैं बोलूंगा किसको, तुम बोलोगे किसको, मैं बोलूंगा इसको, तुम बोलोगे इसको। चलो बोलो, तेज से बोलो, बोलो बोलो, साथ में बोलो। पेनिसिलिन किससे प्राप्त होती है, बोलो, 5 बार बोलो। 1, फिर बोलो 2, फिर बोलो, बोलो बोलो, गलती नहीं, बोलो 3, 4, 5, फिर दोबारा बोलना है। पेनिसिलिन किससे प्राप्त होती है, पेनिसिलिन 1, 2, ठीक है। चलो याद हो गया। अब आओ स्ट्रेप्टोमाइसिन, बोलना सभी बच्चे, तेज तेज बोलो, इतना तेज बोलो ना, हिला दो, पूरा कमरा हिला दो। चलो बोलो, स्ट्रेप्टोमाइसिन किससे प्राप्त होता है, बोलो बोलो, हाँ हाँ, फिर बोलो, हाँ चलो ठीक है। अब बोलो टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन किससे प्राप्त होता है, बोलो, तेजी से बोलो, और तेज बोलो, तेज से बोलो, टेट्रासाइक्लिन। अब आ जाओ नियोमाइसिन किससे प्राप्त होता है, बोलो, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब बताओ टेट्रासाइक्लिन किससे प्राप्त होता है, जवाब है ना मुंह पे, ठीक है। याद करते हुए चलने हमको, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग कि कुछ एंजाइम हैं, कुछ रसायन हैं तथा कुछ जैव सक्रिय अणु हैं, ठीक है। तो एक हेडिंग बनेगी आपकी, आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा कि रसायन, एंजाइम तथा अन्य जैव सक्रिय अणु, ठीक है। रसायन, एंजाइम तथा अन्य
जैव सक्रिय अणु, ठीक है। ये सिर्फ आपको ना वैसे देखने को मिलेगा। इसमें लिख लो कि कार्बनिक अम्ल, एल्कोहल तथा एंजाइम आदि के व्यावसायिक तथा औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का बड़े पैमाने में उपयोग किया जाता है। जैसे आपको पता है कि जो सिट्रिक एसिड होता है वो एस्परजिलस नाइजर से प्राप्त किया जाता है। सिट्रिक एसिड एक प्रकार का फंगस होता है और जो एसिटिक एसिड होता है वो एक बैक्टीरिया एसिटोबैक्टर एसिटी से प्राप्त होता है, ठीक है। इसको मैं लिखे दे रहा हूं। तो देखो यहां पे मेन समझने वाली बात क्या है, यहां पे समझने वाली बात यह कि अगर आपको सिट्रिक एसिड अधिक मात्रा में चाहिए तो आप कहां से प्राप्त करोगे बताओ। तो जो सिट्रिक एसिड है, सिट्रिक एसिड एक फंगस से प्राप्त होता है, ठीक है। सिट्रिक एसिड एक फंगस से प्राप्त होता है और उस फंगस को बोलते हैं एस्परजिलस नाइजर। मेरे साथ हिंदी में लिख लो आप इसको, एस्परजिलस नाइजर, ठीक है। कुछ बच्चे इंग्लिश से लिखने में उनको अनकंफर्टेबल होगा तो वो हिंदी में लिख सकते हैं, ठीक है। सिट्रिक एसिड किससे प्राप्त होता है, तो वो प्राप्त होता है एस्परजिलस नाइजर से प्राप्त होता है, ठीक है। सेकंड आ जाओ, अगर हमको एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड हमको बहुत बड़ी मात्रा में चाहिए तो क्या होगा, हम एसिटिक एसिड एक बैक्टीरिया से प्राप्त होता है, उसको बोलते हैं एसिटोबैक्टर एसिटाई, ठीक है। एसिटोबैक्टर एसिटाई, एसिटोबैक्टर एसिटाई को हम लोग क्या करेंगे, एक बड़े से फर्मेंटर में, किण्वक में क्या करेंगे, उत्पादित करेंगे, फिर उससे एसिटिक एसिड निकाल लेंगे, ठीक है। इसके बाद आओ ब्यूटेरिक एसिड। ब्यूटेरिक एसिड एक प्रकार का बैक्टीरिया किससे प्राप्त होता है, क्लास्ट्रोडियम ब्यूटेलिकम से प्राप्त होता है। फिर आ जाओ नेक्स्ट, लैक्टिक एसिड। क्या मिटा दिया, कुछ नहीं मिटाया, ठीक है। लैक्टिक एसिड गलती से लिख दिया। लैक्टिक एसिड एक बैक्टीरिया से प्राप्त होता है और उस बैक्टीरिया का क्या नाम है, जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो। जो बच्चा नहीं बताएगा ना सोच लेना बहुत गलत कर रहे हो तुम अपने आप से, ठीक है। बहुत गलत कर रहे हो बच्चे, ठीक है। अपने आप से आज तुम गलती कर बैठोगे अगर इसका कमेंट तुमने नहीं दिया कि लैक्टिक एसिड किस बैक्टीरिया से प्राप्त होता है, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया हूं लैक्टिक एसिड किस बैक्टीरिया से प्राप्त होता है, जल्दी बताओ, ठीक है। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं इसके आगे। तो इसके आगे बढ़ने से पहले इसमें देख लो कि एथेनॉल का बड़े पैमाने में उद्योग के लिए किसका प्रयोग करते हैं, बता सकते हो। जो एथेनॉल था, एथेनॉल था उसका बड़े पैमाने में, ठीक है, बड़े पैमाने में अगर उद्योग करेंगे तो किससे किससे करेंगे, ठीक है। तो वो करेंगे सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी से, ठीक है। तो इस चीज को लिख लेना, मेंशन कर लेना, लिख लेना। एनसीईआरटी बोलता है ना कि एथेनॉल का बड़े पैमाने में उत्पादन के लिए ईस्ट सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। माइक्रोब्स आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, ठीक है। चलो अब आता है एक पेक्टिनेजिन तथा प्रोटीएस, ठीक है। पेक्टिनेजिन तथा प्रोटीएस, इस चीज को देख लो यहां पे, पेक्टिनेजिन, ठीक है, प्रोटीएज, ठीक है। जो पेक्टिनेजिन और प्रोटीएज का उपयोग कहां किया जाता है, जैसे कि आप लोग देखते हैं ना, बाहर जाते हैं, आम का जूस, गन्ने का जूस, संतरा का जूस क्या होता है, एक पैकेट में भरा होता है। और जैसे एक आम का जूस एग्जाम्पल ले लो, माजा है ना, माजा लाए आप, पिए, बहुत अच्छा था, स्वादिष्ट भी था, बिल्कुल क्लीन था, बिल्कुल साफ दिख रहा था वो। अब तुम आम ले आकर के माजा बना रहे हो घर में, ठीक है, गरम के ये के उसको जूसर में डाल करके जूस निकाल रहे हो, वैसा मजा नहीं बनेगा जैसा बॉटल वाला था। तो बॉटल वाले में क्या किया जाता है, पेक्टिनेज तथा प्रोटीएस का उपयोग बोतल वाले फल का रस को अधिक स्वच्छ और साफ बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। किसमें किया जाता है, बोतल वाले फल का रस, फल का रस को अधिक साफ और स्वच्छ बनाने में, ठीक है, उसको अधिक साफ बना देंगे, उसको अधिक स्वच्छ बना देंगे, उसमें किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, पेक्टिनेजिन और प्रोटीएस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए तो क्या करें, इसको मिटा दें, मिटा दें। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। चलो
लिख लो इसको, अपने कॉपी नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग बढ़ते हैं इसके आगे। आई होप आप लोग लिख लिए होगे। देखो इतना इतना बेहतर लिख गया कि मिटाने का मन नहीं कर रहा सच में। ठीक है, एनसी वो कर लो यार इसका, तुम लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हो ना, स्क्रीनशॉट है मेरे को उसमें मैसेज कर देना इंस्टा पे, ठीक है, इंस्टाग्राम पे तुम लोग मैसेज कर देना मेरे को। जो जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं ना, वो लोग अपनी नोट्स को ना इंस्टाग्राम पे जरूर मेरे को मैसेज कर देंगे, ठीक है, जरूर, क्योंकि मैं इंतजार करूंगा। नोट्स में देखना चाहता हूँ ना तुम लोग कैसे बना रहे हो, है ना, पागलों जैसे तो नहीं बना रहे हो। चलो अब आता है स्ट्रेप्टोकाइनेस। अब हम लोग देखेंगे, एक होता है स्ट्रेप्टोकाइनेज, ठीक है, कि स्ट्रेप्टोकाइनेस का उपयोग हम लोग कहां पर करते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेस एक बैक्टीरिया होता है जो स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेस कहां से प्राप्त होता है, एक जीवाणु होता है जिसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु से प्राप्त होता है और ये आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा रूपांतरित किया जाता है। और स्ट्रेप्टोकाइनेज का प्रयोग कहां पे किया जाता है, ये एक प्रकार की दवा है, मेडिसिन है, रुधिर वाहिकाओं से थक्का हटाने में, ठीक है, ये मेडिकल फील्ड में इसका प्रयोग किया जाता है, मेडिसिन है ये सब, ठीक है, दवा है, रुधिर वाहिकाओं से थक्का हटाने में, ठीक है, रुधिर वाहिकाओं में अगर थक्का जम जाता है तो वहां से थक्का को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, स्ट्रेप्टोकाइनेस का उपयोग या फिर स्ट्रेप्टोकाइनेस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, थक्का स्फोटन किया जाता है जो हृदयघात या मायोकार्डियल इन्फेक्शन से गुजरते हैं, ठीक है, थक्का स्फुटन किया जाता है किसका, जो हृदयघात या फिर मायोकार्डियल, ठीक है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन से गुजरते हैं, ठीक है। इसमें इस इन्फेक्शन में क्या होता है, उनके हार्ट में क्या होता है, थक्का जम जाता है, और जब वो थक्का जम जाता है उस थक्के को हटाने के लिए ना इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है, स्ट्रेप्टोकाइनेस, ठीक है, इसको दिया जाता है, ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेस, ठीक है, सिरिंज के माध्यम से इसको दे दिया जाता है और वो थक्का हट जाता है, ठीक है। आप लोग गूगल करके देखिएगा, देखिए मैं आपको अभी दिखा दूं स्ट्रेप्टोकाइनेस, ठीक है। ये सारी चीजें ना आपको, नेट ऑफ है क्या, नेट ऑफ है क्या यहाँ का, कनेक्ट ही नहीं है क्या मेरे पे, ठीक है। देखिए मैं स्ट्रेप्टोकाइनेज ना अभी आपको दिखाता हूं कि कैसे प्रयोग किया जाता है, ठीक है। स्ट्रेप्टोकाइनेज ये एक बैक्टीरिया से मिलता है, उस बैक्टीरिया को बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु से मिलता है, प्राप्त होता है। देखो स्ट्रेप्टोकाइनेज, ठीक है, तो देखो ये देखो स्ट्रेप्टोकाइनेज ये क्या है, ये एक है थ्रोम्बोब्लास्टिक मेडिकेशन एंड एंजाइम, ठीक है। स्ट्रेप्टोकाइनेज सिरिंज होता है ना, सिरिंज के माध्यम से इसे लगाया जाता है, इसमें लिख रखा है कि एज ए मेडिकेशन इट इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन क्लॉट्स, थक्का, ब्रेक डाउन क्लॉट्स इन सेम केसेस ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, ठीक है, इन्फ्रैक्शन, ठीक है, यानी कि अगर उसको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, कैसी, हार्ट अटैक की, मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, तो इसको क्या किया जाएगा, स्ट्रेप्टोकाइनेज दे दिया जाएगा, ठीक है, देख लो। चलो अब इसको रखते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं, हमारा आता है साइक्लोस्पोरिन ए। क्या आता है, साइक्लोस्पोरिन ए, साइक्लोस्पोरिन ए। बोर हो गए का, बोर नहीं होना, अभी 1 घंटे भी नहीं हुए, ठीक है, मेरा गला दर्द करने लगा और तुम बोर हो जा रहे हो, हाँ पटक देंगे अभी है ना। देखो साइक्लोस्पोरिन ए क्या है, ये एक जैव सक्रिय अणु है, ठीक है, जैव सक्रिय अणु है,
तुम लोग को लगता होगा यार मजाक बहुत करता हो, है ना? सच में मजाक करता हूँ, मजाक इसीलिए करता हूँ ताकि जो पढ़ा रहा हूँ ना सारी चीज़ें अंदर दिमाग में घुसती जाए, है ना? मजाक वजाक थोड़ा कम करे, तुमको सब याद ही ना हो, पता लगे, ठीक है? तो मैं ये नहीं चाहता कि जो मैं आपको पढ़ाऊँ वो याद ना हो, मैं ये चाहता हूँ जितना मैं आपको पढ़ा दूँ उससे ज़्यादा आपको याद हो जाए, ठीक है? चलो, जो साइक्लोस्पोरिन ए है वो एक कवक से प्राप्त होता है और ये एक जीवाणु से प्राप्त हो रही है और ये कवक से प्राप्त होता है। इस कवक को बोलते हैं ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। क्या बोलते हैं? ट्राइकोडर्मा, ठीक है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ठीक है? एक कवक से प्राप्त होता है और इस कवक को बोलते हैं ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ठीक है? इसका क्या प्रयोग होता है? इसका क्या प्रयोग होता है? जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, मानव स्वास्थ्य एवं रोग में पढ़ाया था, जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, इसकी किडनी इसको ट्रांसफर हुई है, किडनी, इसकी किडनी था, इसका एक अलग इम्यून सिस्टम है, इसका एक अलग इम्यून सिस्टम है, इसकी किडनी इसमें लगाई गई, ठीक है? इसका इम्यून सिस्टम बोला है कि भैया ये किडनी हमारी नहीं है, इसे बाहर निकालो, तो इम्यून सिस्टम उस किडनी को रिजेक्ट कर देता है, उसको फेल कर देता है। तो इम्यून सिस्टम को ये नहीं पता कि किडनी रहेगी तो हमको फायदा होगा, नहीं, वो कह रहा सीधे को बाहर करो, ये हमारा है ही नहीं, इसको बाहर करो। पढ़े थे ना, बहुत अच्छे से पढ़ाया था मैं उसमें, ठीक है? तो इस इम्यून सिस्टम को समझाने के लिए कि बाबू ये जो किडनी आई है ये तुम्हारे शरीर की रक्षा करेगी, इसको इसमें रहने दो, इसको समझाने के लिए ये मेडिसिन दी जाती है साइक्लोस्पोरिन ए, यानी कि अंग प्रत्यारोपण में प्रतिरक्षा निरोधक कारक के रूप में, ठीक है? क्या होता है कि अंग प्रत्यारोपण में, ठीक है, जब अंग प्रत्यारोपण हो जाता है तो उसके प्रतिरक्षा निरोधक, ठीक है, सॉरी, प्रतिरक्षा, जो उसमें जो प्रतिरक्षा हो रही है, ठीक है, प्रतिरक्षा निरोधक कारक के रूप में, प्रतिरक्षा निरोधक कारक के रूप में साइक्लोस्पोरिन ए का प्रयोग किया जाता है। और जिसका एक बात याद रखना कि जिसका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो जाता है ना, उसको हमेशा साइक्लोस्पोरिन ए लेना पड़ता है, ठीक है? उसको ऑलवेज साइक्लोस्पोरिन ए लेना पड़ता है, ठीक है? गलत नहीं बता दी हमें, है ना? जा करके गूगल करके देख लो, इसको पता चल जाएगा इसके बारे में। अब एक मेडिसिन आती है स्टैटोटीन, ठीक है, स्टैटिन, ठीक है? स्टैटिन मेडिसिन क्या करते हैं? ये स्टैटिन मेडिसिन क्या होते हैं? ये एक ईस्ट से प्राप्त होता है और उस ईस्ट को बोलते हैं मोनोस्कस परप्यूडियस। स्क्रीन ऑन कर, दिख रहा है ना इधर? स्क्रीन ऑन कर दीजिए, थोड़ा सा देख लूँ मैं, दिख रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है? तो ये ईस्ट से प्राप्त होता है और इसको बोलते हैं मोनोस्कस परप्यूडियस, ठीक है? मोनोस्कस परप्यूडियस से प्राप्त होता है, परप्यूडियस, मोनोस्कस परप्यूडियस से प्राप्त होता है क्या? स्टैटिन, ठीक है, स्टैटिन। और स्टैटिन का प्रयोग, ये एक टैबलेट होती हैं और स्टैटिन टैबलेट्स का जो प्रयोग होता है, इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? तो मुझे झुकना पड़ेगा, झुक के लिखना पड़ेगा। तो इसका प्रयोग किया जाता है रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने में। क्या कम करने में? रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने में, ठीक है? स्टैटिन का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? कि जो रक्त में जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उसको कम करने के लिए स्टैटिन मेडिसिन दी जाती है। देख लो, आप डॉक्टर भी बन रहे हो, है ना, आप फार्मासिस्ट भी बन रहे हो, आपको मेडिसिन भी याद करवाई जा रही,
ठीक है, यही है बायोलॉजी। अब हम लोग अगला टॉपिक होगा हमारा वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव। तो क्या करें, इसको मिटा दें और हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो इसको अपने कॉपी पे नोट डाउन करो, इसको मिटा देते हैं, फिर हम लोग बढ़ते हैं इसके आगे। ठीक है, चलो मिटाना शुरू, है ना, अपना काम करना शुरू है। मजा नहीं आता यार, मैं ही पढ़ाता हूँ, मैं खुद करता हूँ यार। बहुत जल्दी यार स्मार्ट बोर्ड लेने वाले हैं अब हम लोग। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोगों का सपोर्ट की ज़रूरत और है। ठीक है, इसमें से मैं एक दिन चैनल एनालिटिक चेक कर रहा था, तो उसमें 70% लोग ना सब्सक्राइब नहीं करते और पढ़ के चले जाते हैं। मुझे सब्सक्राइब करने में आपका पैसा नहीं लगता है। ठीक है, सब्सक्राइब कर दिया करो, है ना, थोड़ा सा हम लोग को भी सपोर्ट मिलता है। अगला टॉपिक है हमारा वाहित मल में वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव। ठीक है, वाहित मल यानी कि सीवेज। ठीक है, सीवेज। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे कि जो वाहित मल सूक्ष्म जीव हैं, ठीक है, वाहित मल के उपचार में जो सूक्ष्म जीव हैं, जो सीवेज को, है ना, जो देखो जैसे नगर हैं, महानगर हैं, ठीक है, बड़े बड़े नगर महानगर, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे सीवर लगा होता है। ठीक है ना, जो आपके घर का जो पानी होता है, वाटर होता है, वो कोई टैंक में नहीं जाता, वो सीधे सीवर में मिल करके सीधे नदी में उसको फिल्ट्रेशन करके डाल दिया जाता है। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ अभी। ठीक है, अगर अगर सीवर ना होता तब क्या होता, सोच सकते हो? तो लोग गड्ढा बनाते, गांव की तरफ क्या होता है, गड्ढा बनाते, सारा पानी उसी में जाता है। गला सेक लेते हैं, गला दर्द करने लगा। चलिए ठीक है, अब आता है वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव। यानी कि देख लो कि जो नगरों के खराब जल को ही वाहित मल कहते हैं। ठीक है, नगरों और महानगर में जो खराब जल होता है उसी को वाहित मल कहते हैं। इसके व्यर्थ जल को मुख्य घटक मानव का मलमूत्र है। जो वाहित मल है ना, इसका जो मुख्य घटक है, मुख्य घटक किससे मिलकर के बनता है, तो वो मिलकर के बनता है मानव के मल मूत्र को ही क्या बोलते हैं, सीवेज। ठीक है, ठीक है ना, क्लियर है। चलो अब आता है जो वाहित मल होते हैं, वाहित मल में बहुत ढेर सारी कार्बनिक, अब सोचो सीवेज क्या होता है, गंदा पानी होता है, नाले का पानी होता है सीवेज, है ना। अब उसी नाले को तुम सीधे तो नदी में मिलाओगे नहीं, बताओ। उसी जैसे नगर का जो नाला है, क्या उस नाले को तुम सीधे नदी में मिला दोगे, लेके गए सीधे नदी में डाल दिए, नहीं। उसके लिए उसका उपचार किया जाता है, वाहित मल उपचार, ट्रीटमेंट उसका किया जाता है। क्या किया जाता है, ट्रीटमेंट। और ये ट्रीटमेंट दो तरीके से किया जाता है। पहला होता है इसमें प्राइमरी ट्रीटमेंट। ठीक है, क्या होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट। ठीक है, प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार में दो चीजें होती हैं, एक होता है सेडिमेंटेशन, दूसरा होता है फिल्ट्रेशन। ठीक है, पहले मिंक डाल लेते फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्योंकि पता है उतनी समय चल रहा है, 1 घंटे से नॉन स्टॉप मारकर चलते जा रहा है ना। रुकने देख लो, मेरे हाथ में गिर गई, हाथ में गिर गई, अब कोई गंदा क्लॉथ दो यार, 1 सेकेंड। अबे यार शिट, मैं भी ना तुम लोग को पढ़ाते पढ़ाते ना मैं वो हो जाता हूँ ना, मेरे को खुद ही नहीं पता चला। पता है इनकी ठंडी ठंडी लगी, तब मेरे को पता चला यार हाथ में गिर गई, इतना ज़्यादा। बस 1 सेकेंड ना, हटने वाला है, इसे मैं देख लो। है ना, अब ये शायद अभी वही नहीं होगी, बेसिंग में जाना पड़ेगा उधर। चलो हटाओ, हम बाद में धुलेंगे। ठीक है, अरे नहीं कोई बात नहीं, बाद में धुल लेंगे। चलिए देखिए, जो इसमें प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, प्राथमिक उपचार होता है, प्राथमिक उपचार में क्या किया जाता है, प्राथमिक उपचार में सबसे पहले फिल्ट्रेशन किया जाता है। ठीक है, फिल्ट्रेशन, उस पर जो कूड़ा करकट होता है उसको हटा लिया जाता है। इसके बाद सेकंड में किया जाता है सेडिमेंटेशन।
ठीक है। पहले में होता है फिल्ट्रेशन, दूसरे में होता है सेडिमेंटेशन। इनको हिंदी में भी वही बोलेंगे, इंग्लिश में भी वही बोलेंगे। ठीक है, ये हुआ प्राइमरी ट्रीटमेंट। अब इसके बाद होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। और जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है इसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के नाम से भी जानते हैं अपन लोग। किसके नाम से? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के नाम से। ठीक है, इसमें सूक्ष्म जीवों को ग्रो कराया जाता है और वही ग्रो हुए सूक्ष्म जीव जो इसमें सीवेज में जो भारी मात्रा में कार्बनिक पदार्थ या कार्बनिक पदार्थ उसको वो पाचित कर लेते हैं। ठीक है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ठीक है, अब ये पता कैसे करते हैं कि इसमें ये गंदा है कि नहीं, तो वो पता करते हैं बीओडी के माध्यम से। ठीक है, बीओडी क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के माध्यम से उसको पता कर लेते हैं। ठीक है, अगर जल की बीओडी कम है इसका मतलब जल स्वच्छ है, अगर जल की बीओडी अधिक जा रही है तो इसका मतलब जल प्रदूषित है। ठीक है, प्रदूषण क्षमता जल में अधिक है। कब? जब बीओडी बढ़ता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है अगर बीओडी बढ़ता है तो जल स्वच्छ है, जल गंदा है ना, जल बहुत अच्छा है, कुछ नहीं। तो अगर बीओडी बहुत अधिक है तो जल क्या है? प्रदूषित है। ठीक है, चलिए इतना क्लियर हो गया। और देखो मैं आपको बता दूं कि जो ये प्राइमरी उपचार है और सेकेंडरी उपचार है, ठीक है, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, यानी कि ये जो वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव है ना, इसको आप लोग लिखेंगे यूट्यूब पर, सर्च करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको सर्च करना सिखा दूं क्या होता है। ठीक है, देखिए मेरे वीडियो को देखने के लिए ना आपको कहां से देखना पड़ेगा। ठीक है, देखना अभी वीडियो को देखने के लिए लास्ट में बायो अमल लगा दिया जाता है, आपको वीडियो मिल जाएगा। और ये वीडियो इसको मैंने फुल डिटेल में पढ़ाया हूं और इस वीडियो को तुम लोग देख लेना। कहां पे? देखो आप लोग लिखोगे वाहित मल, फिर लिखोगे उपचार, वाहित मल उपचार इन हिंदी, इसके बाद आप लोग लिखोगे बायो अमन। ठीक है, ये देखो सबसे पहले वीडियो चल रहा है। ठीक है, यही वीडियो जाकर के देख लो, 9 मिनट का है, पूरा समझ जाओगे पूरा। ठीक है, ऐसे सर्च किया जाता है। जितने भी आप हमारे वीडियो सर्च करेंगे ना उसमें क्या लगाएंगे आप? उसमें लगाएंगे अंतिम में बायो अमन। जब आप बायो अमन लगा देंगे तब आपको सर्च होकर के वो मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीव। ठीक है, तो क्या करें, इसको मिटा दें? इसको मिटा करके फिर हम लोग बढ़े इसके आगे। चलो इसको लिख लो, इतना लिख लिया करो। ठीक, ये पता है ठंडी में ऐसा ही होता है, लगता है इसके साथ ठंडी में मिटने में ना थोड़ा दिक्कत हो जाती है इसको। चलिए, बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीव, अब बस थोड़ा सा ही बचा है। ठीक है, बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीव, कि बायोगैस को कैसे हम लोग उत्पादित करते हैं। ठीक है, बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीव। ठीक है, तो देखो बायोमन मोटिवेशन चैनल पर जा करके आप लोग जल्दी से मोटिवेशनल वीडियोस को देख लिया करो। ठीक है, जल्दी से जाओ और उस चैनल पर जा करके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दी गई है। और हमसे बात करने के लिए ना आप लोग इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, इंस्टाग्राम की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दी गई है। ठीक है, और सभी वन शॉट वीडियो को देखने के लिए उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, चलो बायोगैस क्या है? बायोगैस एक प्रकार से गैसों का मिश्रण है। ठीक है, ये गैसों का मिश्रण है। क्या है? गैसों का ये मिश्रण है और इसमें इसका जो मुख्य घटक है वो है CH4। ठीक है, क्या है? मीथेन। किसी से बताना नहीं। ठीक है, मीथेन इसका मुख्य घटक है बायोगैस का। ठीक है, अब देखो कुछ बैक्टीरिया, अब इसमें लिख लो आप लोग बायोगैस के उत्पादन के सूक्ष्म जीव के, कि कुछ बैक्टीरिया जो सेलुलोजी पदार्थों पर अवायवीय रूप से उगते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन के साथ बड़ी मात्रा में मीथेन भी उत्पादित करते हैं। ठीक है, इन जीवाणुओं को सामूहिक रूप से मिथेनोजेन कहा जाता है। मीथेन उत्पादित कौन करता है? मिथेनोजेन जीवाणु। ठीक है,
अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मीथेन का उत्पादन कैसे होगा, तो वो होगा मिथेनोजेन जीवाणुओं के द्वारा होता है। इसमें सामान्य जो जीवाणु होता है वो होता है मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोजेनों के द्वारा होता है, और उन मिथेनोजेनों को बोलते हैं मिथेनोबैक्टीरियम। क्या बोलते हैं? मिथेनोबैक्टीरियम। ठीक है, क्या बोलते हैं? मिथेनोबैक्टीरियम। इसके आगे आप लोग लिख सकते हैं कि मिथेनोजेन जीवाणु जो होते हैं वो पशुओं के ना रूमेन में पाए जाते हैं। जो पशु है, पशु का जो प्रथम आमाशय होता है ना, उसमें मिथेनोजेन बैक्टीरिया पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये मिथेनोजेन बैक्टीरिया क्या करते हैं? सेलुलोज का पाचन करते हैं। सेलुलोज का ये पाचन करते हैं। कौन? मिथेनोजेन बैक्टीरिया। और ये सेलुलोज का पाचन करते हैं। तो हमें पता है जो 4 पैर वाला जो जानवर है ना, आप लोग तो हो नहीं, है ना, आप लोग 2 पैर वाले, उसके पूंछ भी होती है। 4 पैर वाले जानवरों के ना जो प्रथम आमाशय, आमाशय, ठीक है, प्रथम आमाशय, रूमेन जिसको बोलते हैं, उस रूमेन में क्या होता है? मिथेनोजेन बैक्टीरिया होते हैं जो सेलुलोज के पाचन में सहायक होते हैं। ठीक है, और ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना, ये इस पशु के, ये इस पशु के जब आमाशय में रहेंगे तो आसानी से ये बैक्टीरिया इसके गोबर में भी आ जाएंगे, डग में भी आ जाएंगे। ठीक है, और इनका उपयोग बायोगैस बनाने के लिए किया जाता है। कौन से बैक्टीरिया? ये मिथेनोजेन बैक्टीरिया इसके गोबर में भी है, और इसका उपयोग कैसे किया जाता है? इस गोबर का उपयोग किया जाता है बायोगैस बनाने में। ठीक है, समझ आया? बायोगैस बनाने में। और इसीलिए बायोगैस को क्या बोलते हैं? बायोगैस को गोबर गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोगैस को गोबर गैस भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब मिटा दे इसको, मिटा दे। देखो यहीं पर आप लोग समझ लो। ठीक है, क्या समझने वाली बात है कि एक बायोगैस संयंत्र होता है। ठीक है, बायोगैस संयंत्र बड़ा सा सेल्फ डाइजेस्टर होता है। ठीक है, तो बायोगैस संयंत्र के बारे में यहीं पे समझा देता हूं मैं, और आप लोग चित्र देख लीजिएगा बुक में। ठीक है, बायोगैस संयंत्र, और शायद शायद एक बार चेक कर लेते हैं, शायद बायोगैस संयंत्र पर भी मेरा वीडियो है एक। ठीक है, क्या है ये? बायोगैस संयंत्र, क्योंकि वाहित मल उपचार में वीडियो मिल गया, आप लोग उसको देख लेना। अब है बायोगैस प्लांट इन हिंदी, फिर बायो अमन। नहीं, बायोगैस पे मैंने वीडियो नहीं बनाया है। नहीं यार, मेरे को याद है यार, मैं बनाया था शायद। नहीं 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 बना, पता नहीं यार, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा। गोबर गैस संयंत्र, चलिए ठीक है, देखते हैं, इसको बना देंगे जैसे भी है। ठीक है, इसीलिए बायोगैस को क्या बोलते हैं? गोबर गैस बोलते हैं। जो बायोगैस संयंत्र है ना, बायोगैस संयंत्र में यही बैक्टीरियम बायोगैस को बनाता है, मिथेनोबैक्टीरियम। ठीक है, गोबर गैस प्लांट में इसको क्या किया जाता है? इसमें एक बड़ा सा टैंक होता है, और उस बड़े टैंक के ऊपर एक स्लरी डाइजेस्टर लगा होता है। ठीक है, ये इधर से स्लरी को भेजा जाता है, फिर इधर से उसको निकाला जाता है, फिर इसमें एक ढक्कन लगा होता है, जब गैस भर जाती है तो ढक्कन ऊपर निकल जाता है, फिर इधर टोटी लगा करके उस गैस को निकाल लिया जाता है ना। 5 से 6 फीट ये गहरा होता है, 10 से 15 फीट ये नीचे होता है। ठीक है, कितना होता है? 10 से 15 फीट गहरा होता है। ठीक है, चलिए, और ये जो मिथेनोबैक्टीरियम है ना, ये अवायवीय गाढ़े कीचड़ में पाए जाते हैं। मिथेनोबैक्टीरियम ना, उसके अंदर अवायवीय, यहाँ पे वायु की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अवायवीय गाढ़े कीचड़ में पाए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं? सेलुलोज का पाचन कर देते हैं, जो कूड़ा करकट उसमें डाल देते हैं उसका वो पाचन कर देते हैं। ठीक है, ये है बायोगैस संयंत्र। ठीक है, और बायोगैस का उपयोग कहाँ पे करते हैं? तो याद लिख लो कि बायोगैस का उपयोग, इस बायोगैस का जो उपयोग है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो करते हैं खाना बनाने में। ठीक है, आप जो कुछ बच्चे मेरे रूरल एरिया से देख रहे होंगे, जो गांव की तरफ से, तो वहां पे कोई कोई गांव में ऐसा है कि अभी बायोगैस है। ठीक है, अब आप लोग बताइए मेरे से, आपके गांव में क्या बायोगैस है? यदि आपके गांव में बायोगैस होगा तो आप लोग मुझे बताइए, इंस्टाग्राम में कांटेक्ट करिए, मैं आपके गांव जरूर आऊँगा। ठीक है, गांव घूमना मुझे बहुत पसंद है सच में, है ना।
गाँव की बात ही अलग है यार, है ना? गाँव में जाओ, घूमो टहलो, ऐसे मस्तियाँ करो खूब ढेर सारी, उधर की बात ही अलग होती है। बुलाना मैं ज़रूर आऊँगा, ठीक है? देखो, बिन बुलाए बोल रहा हूँ यार तुम लोग को हटाओ। देखो ठीक है, इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? खाना बनाने में किया जाता है भैया। खाना बनाओ उधर ही कर लिया जाएगा। फिर प्रकाश पैदा करने में, खाना बनाने में, ठीक है, प्रकाश पैदा करने में किया जाता है बायोगैस का उपयोग। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं इसके आगे। ओके, आगे क्या पढ़ेंगे? तो क्या करें, इसको मिटा दें? चलो इसको अपने कॉपी नोट डाउन कर लो, फिर इसको मिटा देते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है ना? मिटाने का बड़ा झाम होता है। जब जब मैं मिटाता हूँ तब तक मैं कुछ अजीब सा बोलता हूँ, है ना? तो लोग को लगता होगा यार सर, मतलब यार भैया आप ऐसे बोल देते हैं, है ना? मिटाने में झाम होता है सच में, बहुत ज्यादा दुख होता है यार, है ना? लगता है यार अब वो लगवा लिया जाए, है ना, डिजिटल बोर्ड। ठीक है, अब देखो क्या है कि जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव, जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव, जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव। ठीक है, तो देखो ये पूरी स्लाइड अब आपको लगेगी, अब आप पूरी स्लाइड के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है, चलो भैया अब तुमको हम दिखाई देते स्लाइड। तो एनसीईआरटी स्लाइड अब आपको शो कर रही होगी, ठीक है, और ये इसको मैं खुद अपने हाथ से लिखा हूं। ठीक है, तो उसमें लिखने वाला काम ही नहीं, मैं लिखूंगा है नहीं। जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव में क्या लिखा है? लिख रखा है कि पौधों में रोगों, ठीक है, पौधे में रोग लग जाते हैं, तो पौधों में रोग तथा पीड़क, ठीक है, की पीड़क मतलब कीट पतंग, ठीक है, जो कीट होते हैं, ठीक है, तो पौधों में रोग तथा पीड़क आदि के नियंत्रण के लिए जैव वैज्ञानिक विधि का प्रयोग ही जैव नियंत्रण कहलाता है। ठीक है, जैव नियंत्रण क्या कर रहा है? डिफिनेशन लिख रखा है कि पादपों के रोग तथा पीड़क आदि के नियंत्रण के लिए जैव वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करना ही जैव नियंत्रण कहलाता है, यानी कि जीवों का नियंत्रण करने की विधि को जैव नियंत्रण बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे लिख रखा है कि आधुनिक समाज में यह समस्या रासायनों, कीटनाशियों तथा पीड़कनाशियों के बढ़ते हुए प्रयोगों की सहायता से नियंत्रित की जाती है। ठीक है, आधुनिक समाज में क्या किया जाता है कि इन समस्याओं को, ठीक है, इन समस्याओं को कैसे नियंत्रित किया जाता है? जैसे आपके खेत हैं, ठीक है, रूरल एरिया से जो बच्चे देख रहे हैं उनके पास खेत होंगे, खेत में देखे होंगे कि अधिकतर केमिकल्स का उपयोग किया जाता है ना। कोई जो कीट पतंग है पौधे को, फसल को नुकसान पहुंचा रहा है, तो वहां पर लोग क्या करते हैं? केमिकल को डाल देते हैं, है ना, केमिकल को डाल देते हैं, उसको खाएगा वो मर जाएगा। क्या आपको पता है कि वो खाएगा मर जाएगा? ठीक है, अच्छी बात है, उससे आपको भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा, ये पता है आपको? ठीक है, तो यहां पे क्या दिख रखा है कि आधुनिक समाज में यह समस्या रासायनों, कीटनाशियों तथा पीड़कनाशियों के बढ़ते हुए प्रयोगों, ठीक है, आधुनिक समाज में क्या क्या इसका बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। किसका? रासायनों को, कीटनाशियों को और पीड़कनाशियों के बढ़ते हुए प्रयोगों की सहायता से नियंत्रण की जा सकती है। ठीक है, अब देखो आगे, ये रसायन मनुष्यों तथा जीवों जंतुओं के लिए अत्यंत विषैले तथा हानिकारक होते हैं। जो रसायन का उपयोग हम लोग अपनी फसल में करते हैं, हम अपने खेतों में करते हैं, वो क्या होते हैं? वो मनुष्यों तथा अन्य जीव जंतुओं के लिए अत्यंत विषैले होते हैं, अत्यंत टॉक्सिन होते हैं। ठीक है, आगे है, ये क्या करते हैं? साथ ही साथ पर्यावरण भी प्रदूषित करते हैं, मृदा, फलों, शाक सब्जियों और फसलों में हानिकारक प्रभाव डालते हैं। ठीक है, जब हम केमिकल्स का उपयोग करेंगे, रसायन का उपयोग करेंगे, तो वहां पे क्या होगा कि मृदा में मिट्टी भी प्रदूषित होगी, हमारे जो फल होंगे वो भी प्रदूषित होंगे, जो अपन लोग सब्जियां खाते हैं वो भी प्रदूषित होंगी, और जो फसलें होंगी ना, क्रॉप्स होंगी, वो भी प्रदूषित होंगी। ठीक है, देखो इसमें लिख रखा है कि जैव पीड़कनाशियों की आवश्यकता, तो आगे लिख रखा है कि वर्तमान में पीड़क नियंत्रण अनेक प्रकार से रासायनिक पीड़कनाशियों के प्रयोग द्वारा किया जाता है। जो पीड़कों का नियंत्रण किया जाता है, जो अनेक कीटों का नियंत्रण किया जाता है, जो पौधे में रोग लग जाते हैं उनका नियंत्रण किया जाता है, कैसे? रासायनिक पीड़कनाशियों के माध्यम से किया जाता है ना, रासायनिक पीड़कनाशियों के प्रयोग से किया जाता है। ठीक है, केमिकल्स से उनका प्रयोग किया जाता है, रासायनिक, ठीक है, इनके अनेक भागों में
विभक्त किया गया है। ठीक है, इन रसायन कीटनाशियों को अनेक भागों में विभक्त किया गया है, जिनमें आप लोग देख रहे हैं, पहला है हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड और रोडेंटोसाइड। ठीक है, हर्बिसाइड का मतलब पहला है हमारा खरपतवारनाशी। क्या है? हमारा है खरपतवारनाशी। ठीक है, अब देखिए खरपतवारनाशी के आगे क्या लिख रखा है कि इसका उपयोग खेतों में उगने वाले अवांछित पौधे के नियंत्रण के रूप में किया जाता है। जो खरपतवारनाशी होता है इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है कि खेतों में जो उगने वाले जो अवांछनीय पौधे होते हैं, ठीक है, जिनका हमारी फसल के लिए कोई भी लाभ नहीं होता है, तो उनको हटाने के लिए खरपतवारनाशी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बोलते हैं ना कि मतलब खेत में आपके अगर कूड़ा फैल गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा कोई ऐसा पौधा फैल गया जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है, आपके खेतों में उसका कोई काम नहीं है, तो आप क्या करते हैं? खरपतवारनाशी का उपयोग कर देते हैं, हर्बिसाइड्स का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, क्या आपको पता है कि खरपतवारनाशी का जब प्रयोग किया जाता है तो वहां से आपकी मृदा भी प्रदूषित होती है। ठीक है, क्या होती है? मृदा भी प्रदूषित होती है। इसके बाद सेकंड है कीटनाशी। ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स। ठंडा हो गया। क्या है? इंसेक्टिसाइड, कीटनाशी। कीटनाशी का प्रयोग क्या किया जाता है कि इसका प्रयोग विशेष कीट वर्ग के उन्मूलन में किया जाता है। ठीक है, जो कीटनाशी होते हैं इनका प्रयोग किससे किया जाता है? विशेष कीटनाशी के उन्मूलन में किया जाता है। फिर आते हैं रोडेंटोसाइड, कृंतकनाशी, जिनके दांत होते हैं ना कट्टू कट्टू ऐसे करते है ना, कृंतकनाशी। कृंतकनाशी इनका प्रयोग खरगोश, चूहे जैसे कृंतकों को मारने के लिए किया जाता है। ठीक है, खरगोश चूहों को मारने के लिए कृंतकनाशियों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब आ जाओ आगे। नेक्स्ट लिख रखा है इसमें, अंडरलाइन वो है डॉट करके है कि जाना पहचाना भृंग। भृंग जिसको अपन लोग बीटल बोलते हैं। बीटल जानते हो क्या होता है? उसके ऊपर ऑरेंज कलर की पट्टियां होती हैं, बीटल। ठीक है, तो जाना पहचाना भृंग जिन पर लाल और काली धारियां होती हैं, ऑरेंज वही रेड है ना, रेड और ब्लैक धारियां होती है, ब्लैक कलर का होता है ये, रेड धारियां होती हैं। ठीक है, तो जाना पहचाना जो भृंग है, बीटल है, जिसमें लाल तथा काली धारियां पाई जाती हैं, तथा ब्याध पतंग। ठीक है, ब्याध पतंग क्या है? ड्रैगन फ्लाई। क्रमशः इनको क्या बोलते हैं? ब्याध पतंग क्रमशः एफिडो तथा मच्छरों से छुटकारा दिलवाने में अत्यंत लाभप्रद हैं। ठीक है, जो भृंग है, जो बीटल है, ठीक है, बीटल और ड्रैगन फ्लाई, बीटल और ड्रैगन फ्लाई। अब देखो, ठीक है, सूक्ष्म जीव कैसे वो मदद करते हैं। ठीक है, जो है हमारे बीटल, और बीटल के साथ है हमारे ड्रैगन फ्लाई। ये क्या है? ये हमारे सूक्ष्म जीव। ठीक है, और ये जैविक तरीके से कोई रसायन का उपयोग नहीं करते हैं। हमारे खेत में मच्छर है या फिर एफिड है, ठीक है, एफिडों और मच्छरों से छुटकारा दिलवाने में ये मदद करते हैं। ठीक है, एफिडो और मच्छरों से छुटकारा दिलवाते हैं। हम रसायन नहीं डाल रहे हैं, ठीक है, हम इसका जैव नियंत्रण कर रहे हैं। कैसे? सूक्ष्म जीवों के द्वारा। ठीक है, चलिए अब आती है आपकी नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, क्या है नेक्स्ट स्लाइड? तो ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड है आपकी बैसिलस थुरिनजेनेसिस। क्या है? बैसिलस थुरिनजेनेसिस, जिसको बोलते हैं बहुधा बीटी। ठीक है, बैसिलस थुरिनजेनेसिस को क्या बोलते हैं? बीटी। ठीक है, तो बैसिलस थुरिनजेनेसिस का प्रयोग है वो बटरफ्लाई कैटरपिलर नियंत्रण के लिए किया जाता है। जो बैसिलस थुरिनजेनेसिस है, बीटी है, बीटी का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? जो बटरफ्लाई का कैटरपिलर होता है, ठीक है, उसके नियंत्रण के प्रयोग में किया जाता है। जब बीटी फसलें होती हैं, ठीक है, बीटी फसलें क्या होती है? बैसिलस थुरिनजेनेसिस को फसल के जेनेटिक मतलब जीन के अंदर डाल दिया जाता है, पौधे के अंदर। ठीक है, बैसिलस थुरिनजेनेसिस। जब बटरफ्लाई का कैटरपिलर आता है, उस पत्ती को खाता है, तो वो टॉक्सिन उसके शरीर के अंदर चला जाता है और वो मर जाता है। ठीक है, तो ज्यादा पत्तियों को नहीं नुकसान पहुंचा पाता। ठीक है, इस तरह पे। अब ऐसा नहीं कि बटरफ्लाई कैटरपिलर आ रहा है, आपकी पत्तियों को खा रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, तो आपने केमिकल का उपयोग कर दिया, खरपतवारनाशी का है ना, कीटनाशी का उपयोग कर दिया, उसको मार दिए, वो तो मर गया, लेकिन आपकी फसल भी तो रासायनिक हो गई। ठीक है, रसायन से प्रदूषित हो गई ना, बिल्कुल। चलिए अब आता है जैव वैज्ञानिक नियंत्रण के तहत,
ठीक है। जैव वैज्ञानिक नियंत्रण जो होते हैं, जैव वैज्ञानिक नियंत्रण के तहत कवक ट्राइकोडर्मा का उपयोग पादपों के उपचार में किया जाता है। एक कवक है, एक फंगस है जिसका होता है ट्राइकोडर्मा, और इस ट्राइकोडर्मा का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? पादपों के उपचार में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? पादपों के उपचार में। फिर इसके आगे आओ कि आगे लिख रखा है 3rd नंबर, ठीक है, बैकिलोवायरसिस। ठीक है, क्या है? बैकिलोवायरसिस ऐसे रोगजनक होते हैं, ठीक है, ये रोगजनक होते हैं, ठीक है। बैकिलोवायरसिस ऐसे रोगजनक होते हैं जो कीटों तथा संधिपादों, जो संधिपाद होते हैं वो आर्थ्रोपोडा में आते हैं, ठीक है, जो कीट भी आर्थ्रोपोडा में आते हैं। और आपको पता है कि आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ है। और आपसे पूछ लिया जाए कि दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो दूसरा सबसे बड़ा संघ है मोलस्का, ठीक है। बैकिलोवायरसिस ऐसे रोगजनक हैं जो कीटों तथा संधिपादों पर हमला करते हैं, ठीक है, जो कीट को और संधिपादों पर हमला कर देते हैं, ठीक है। ये क्या है? बैकिलोवायरसिस, ठीक है। तो अगर कीट और संधिपाद हमारे पौधे पर लग रहे हैं, हमारे पेड़ पर लग रहे हैं, हमारे फसलों पर लग रहे हैं, तो हमने क्या किया? बैकिलोवायरसिस को भेज दिया कि जा चाचा कीटों को खा ले, संधिपादों को खा के हजम कर दो, है ना। अब आओ, अधिकांश बैकिलोवायरसिस जो जैव वैज्ञानिक नियंत्रण कारकों की सतह पर किए जाते हैं वो न्यूक्लियो, ठीक है, न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोसिस वायरस जीन्स के अंतर्गत आते हैं। और यह विषाणु देखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह विषाणु प्रजाति विशेष सक्रिय स्पेक्ट्रम कीटनाशियों उपचारों के लिए अति उत्तम माने गए हैं, ठीक है। कि ये जो बैकिलोवायरसिस वो है ना, बैकिलोवायरसिस जो है ये न्यूक्लियोपारीहाइड्रोसिस जीन्स के अंतर्गत आते हैं, वायरस जीन्स के अंतर्गत आते हैं, और ये विशेष प्रजाति के लिए स्पेसिफिक होते हैं, ये विशेष प्रजाति को मारते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सभी कीट को मारने लगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है हमेशा, जैव उर्वरक पर टिप्पणी करो, करो टिप्पणी जैव उर्वरक पर, ठीक है। तो देखो, जैव उर्वरक पर टिप्पणी के लिए कि अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव अपनी जैविक क्रियाओं के लिए, ठीक है, इसमें मेंशन कर रखा है, इसमें लिख रखा है कि अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव अपनी जैविक क्रियाओं से मृदा में पोषक तत्वों की वृद्धि करते हैं, ठीक है। अपनी जैविक क्रियाओं से क्या करते हैं अनेक जीव? मृदा में, मिट्टी में पोषक तत्वों की वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं? पोषक तत्वों की वृद्धि करते हैं। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? पोषक तत्वों की वृद्धि कर देते हैं। अब देखो, इनका मुख्य स्रोत जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा कुछ कवक होते हैं। जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया और कवक क्या करते हैं? अगर ये मृदा में रहेंगे तो मृदा में पोषक तत्वों को बढ़ाएंगे, यानी कि हमारे लिए फायदेमंद है, फसलों के लिए फायदेमंद है। तो जैव नियंत्रण पर आप टिप्पणी करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इतना याद कर लो, फिर बढ़ा के अपने मन से खूब लिखना है चाप के। अब आ जाओ, नेक्स्ट एनसीईआरटी हाइलाइट्स है ये, ठीक है। जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव, किसके रूप में? जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव। देखो, सबसे पहला है कि कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव जो जैव उर्वरक के रूप में हम उनका प्रयोग करते हैं, ठीक है, उनको लेकर के उसमें डाल देते हैं, खत्म, ठीक है। पहला है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, ठीक है। ऐसा जीवाणु, एक ऐसा बैक्टीरिया जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्थिर कर देता है, किसमें? भूमि में, हमारी मृदा में। और वो जीवाणु अगर हम पौधे में डाल दिए तो पौधा क्या करेगा? वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्थिर कर लेगा। और भूमि में अगर नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा रही तो क्या होगा? पौधा हमारा अच्छा होगा, फसल हमारी अच्छी होगी। तो देखो, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु में क्या है कि यह जीवाणु वायुमंडल नाइट्रोजन को मृदा में स्थिर कर उर्वरकता को बढ़ाता है। यह जीवाणु क्या करता है? वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है उसको स्थिर करके मृदा की, मिट्टी की उर्वरकता को क्या करता है? ये बढ़ा देता है। पहला आता है लेग्यूम राइजोबियम सहजीवन, ठीक है। राइजोबियम क्या होता है? राइजोबियम एक प्रकार का नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है, क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में, ठीक है। और ये क्वेश्चन नीट के अंदर भी आ चुका है, ठीक है। लेग्यूम राइजोबियम सहजीवन, लेग्यूमिनस पादप होते हैं, ठीक है। लेग्यूमिनस पादप जिनमें खूब जड़ें होती हैं, ठीक है। लेग्यूमिनस पादपों की जड़ों की ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। जो राइजोबियम होते हैं ये लेग्यूमिनस पादपों की जड़ों की ग्रंथियों का निर्माण करते हैं और राइजोबियम के सहजीवी संबंध द्वारा होता है, ठीक है। सहजीवी संबंध मतलब दोनों का फायदा, वो जड़ में रहेगा तो राइजोबियम को खाना मिलेगा। अब जब राइजोबियम को खाना मिलेगा तो क्या? राइजोबियम वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करेगा, यही है सहजीवन संबंध, ठीक है। पौधा राइजोबियम को खाना दे रहा है, राइजोबियम का फायदा, और राइजोबियम उसके जड़ों में रह रहा है,
तो राइजोबियम भी कुछ काम कर रहा है ना, क्या कर रहा है, वायुमंडल की नाइट्रोजन को क्या कर रहा है, पौधे में स्थगित कर रहा है, ठीक है, पौधे को दे रहा है, वायुमंडल के नाइट्रोजन को भूमि में दे रहा है वो, ठीक है, दोनों का फायदा खत्म, है ना। जैसे हम दोनों में फायदा है, ठीक है, मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हो, आपका भी फायदा मेरा भी फायदा, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मुझे भी मजा आ रहा है, ठीक है। पढ़ाने में पता है, पढ़ाने में पहले से ही मजा आता था, पहले से ही मैं पढ़ाता था, ठीक है। 10th 11th की बात है ना, तभी से मैं पढ़ाना शुरू किया था, क्लास में पीछे बैठ के सब बच्चों को पढ़ाया करता था। आ जाओ, टीचर जब चले जाते थे ना हमारे सर, तब अधिकतर बच्चे ना मेरे से ही पढ़ते थे। चलो अब नीचे है स्वतंत्र जीवी जीवाणु, क्या है, स्वतंत्र जीवी जीवाणु। तो इसमें लिख रखा है कि मृदा में क्या होता है कि मृदा में अनेक प्रकार के नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु होते हैं, ठीक है, कोई एक जीवाणु नहीं है राइजोबियम, ठीक है। तो मृदा में अनेक प्रकार के स्थिरीकरण जीवाणु होते हैं, और ये जीवाणु क्या होते हैं, जीवाणु स्वतंत्र होते हैं। तो स्वतंत्र जीवी जीवाणु कौन होते हैं कि मृदा में अनेक प्रकार के नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु होते हैं, जैसे एजिटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलियम, ठीक है, एजोस्पाइरिलियम आदि। तो इन जीवाणुओं को आप लोग याद कर लेना, ठीक है, क्या कर लेना, याद कर लेना। अब है हमारा अगला एनसीईआरटी हाईलाइट, ठीक है, जो कि हमारा पीडीएफ है, एक सेकंड ना रुकियो। अब ये रहा ना, ये बस आपका लास्ट एनसीईआरटी स्लाइड है, ठीक है, परेशान मत होना सोच रहे होगे यार कितना पढ़ना पड़ेगा आज, ठीक है। तो मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था, ठीक है, तो बस ये लास्ट एनसीईआरटी स्लाइड है आपकी, ठीक है। देखो मैं बता दूं, पढ़ाई को ना कभी आप लोग बोझ मत समझो, ठीक है, पढ़ाई में ना इंटरेस्ट जगाओ, जितना आपके अंदर पढ़ने का इंटरेस्ट आएगा ना उतना आप आगे जाओगे, ठीक है। अब यदि तुम लोग बोझ समझोगे कि भैया ये बोझ है ना, पढ़ाई में मन नहीं, ये नहीं, तो गलत बात है, फिर उससे आप वो फील नहीं आएगा पढ़ने का, ठीक है। तो इसलिए इंटरेस्ट जगाओ, बहुत आगे तक जाओगे, ठीक है। देखो जो हमारा बायोमन मोटिवेशन वाला चैनल है ना, उस चैनल पे हम पर्सनली यही करते हैं कि उनकी कमियों को बताते हैं, है ना, जो उनकी छोटी छोटी कमियां होती हैं ना बस उनको बताते हैं, और उन कमियों को वो सुधार करें, जिंदगी में आगे निकल जाएंगे, ठीक है। ऐसा आप लोगों के साथ भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, नेक्स्ट स्लाइड एनसीईआरटी है, लग गई, ओके। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी माइकोराइजा, क्या है, माइकोराइजा। माइकोराइजा में क्या लिख रखा है कि कवक, माइकोराइजा क्या होते हैं कि कवक पादपों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं। कुछ कवक होते हैं, कुछ फंगस होते हैं, ये कवक क्या करते हैं, तो ये कवक पादपों के साथ यानी कि पौधों के साथ क्या करते हैं, सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं, ठीक है। नीचे क्या लिख रखा है कि ग्लोमस जीनस, ठीक है, ग्लोमस जीनस एक स्पीसीज है, ठीक है, ग्लोमस जीनस के बहुत से सदस्य माइकोराइजा बनाते हैं, ठीक है, ग्लोमस जीनस है, ग्लोमस जीनस के बहुत से जो मेंबर हैं, बहुत से सदस्य हैं, वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं माइकोराइजा। फिर आगे आ जाओ कि जो माइकोराइजा होता है, माइकोराइजा अगर पूछे जाए किससे बनता है, माइकोराइजा किसके सदस्य होते हैं, तो आप लोग बताओगे किसके सदस्य होते हैं, तो ग्लोमस जीनस के सदस्य होते हैं माइकोराइजा, ठीक है। गला मेरा सच में दर्द करने लगा बहुत ज्यादा, ठीक है। अब वीडियो को तुम लोग लाइक तो किए नहीं होगे ना, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, ठीक है। चलो आगे आगे देखते हैं कि कवकीय सहजीवी मृदा से, जो कवक होता है ये क्या करता है, सहजीवी मृदा से फास्फोरस का अवशोषण कर उसे पादपों में भेज देता है। जो माइकोराइजा होता है, ठीक है, माइकोराइजा, माइकोराइजा ये क्या है, ये कवक है, ठीक है। और ये कवक क्या करता है, ये मृदा से ये फास्फोरस को करता है, ठीक है, मृदा से फास्फोरस को उठाता है और कहाँ पे भेजता है, पौधे में। मृदा में फास्फोरस जो होता है उसको उठा के सीधे भेज देता है, पौधों में भेज देता है, और पौधे इसके बदले में इसे खाना दे देता है, ठीक है। दोनों का भला, भैया तेरा भला मेरा भला, मेरा भला तेरा भला, है ना। देखो जैसे इधर एक मेरे पास आर्टिफिशियल प्लांट है, मैं आपको दिखाऊं, इसे हटा ही देता हूँ। देखो जैसे ये पौधा है, ठीक है, इस पौधे के अंदर क्या देखने को मिला, इसकी जड़ों में, इसकी देखो यहाँ पे, ये देखो मिट्टी है, इसमें सॉइल भी है, मृदा भी है, ठीक है। इसकी जड़ों में, मृदा में
मृदा में क्या हुआ, मृदा के अंदर पाया गया माइकोराइजा। देखो भैया क्या पाया गया, माइकोराइजा। अब माइकोराइजा में क्या हुआ, माइकोराइजा ये कवक ने क्या किया कि इस मृदा में जितनी फास्फोरस थी उस फास्फोरस को इस पौधे को दिया। देखो पौधा कितना ग्रीन हो गया, है ना, ग्रीन हो गया ना पौधा, इसको रख दीजिए, है ना, पौधा ग्रीन हो गया। ठीक है, अब देखो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। अब आता है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया में क्या लिख रखा है कि यह स्वपोषित जीव हैं। जो साइनोबैक्टीरिया हैं ये कैसे जीव हैं, तो साइनोबैक्टीरिया स्वपोषित जीव हैं। ठीक है, जो जलीय तथा स्थलीय वायुमंडल में पाए जाते हैं। ठीक है, जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो जलीय भी होते हैं और वो स्थलीय भी होते हैं। साइनोबैक्टीरिया जल में भी पाए जाते हैं और स्थल में भी पाए जाते हैं। आगे, इनमें बहुत से साइनोबैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करते हैं। ठीक है, जो बहुत से इसमें साइनोबैक्टीरिया हैं, क्या है, साइनोबैक्टीरिया, और ये साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं, वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन कारक जीवाणु हैं। ठीक है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। ठीक है, ये बहुत से जो साइनोबैक्टीरिया जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, जैसे एनाबेना, नॉस्टॉक, ऑसिटोलेरिया। ठीक है, ऑसिलेटोरिया। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया क्या है, एनाबिना, एनाबेना, फिर नॉस्टॉक, फिर क्या है, ऑसिलोटोरिया। ठीक है, ऑसिलोटोरिया, ये सब क्या है, ये सब साइनोबैक्टीरिया हैं। और ये साइनोबैक्टीरिया का वर्क क्या है, इन साइनोबैक्टीरिया का फंक्शन क्या है कि ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करते हैं। ठीक है, ठीक है, अब आता है देखो नीचे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि धान के खेतों में साइनोबैक्टीरिया महत्वपूर्ण जैविक उर्वरक के रूप में भूमिका निभाता है। साइनोबैक्टीरिया क्या करता है, जैविक उर्वरक के रूप में भूमिका निभाता है। अब ये बताओ, जब धान लगता है तो जो किसान होते, जो फार्मर होते, वो क्या करते हैं, बाहर से जाते हैं और एक साइनोबैक्टीरिया का एक डिब्बा होता है उसे ले आते हैं। फिर उस डिब्बे को क्या करते हैं, जब वो धान में पानी लगाते हैं तो उसी में वो डाल देते हैं। जब उसको डालते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, काई की तरह जम जाता है, वो साइनोबैक्टीरिया जम जाता है और साइनोबैक्टीरिया वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर देता है। ठीक है, ये हुआ केमिकल के माध्यम से। हम कुछ नहीं कर रहे हैं कि उसमें हम नाइट्रोजन चाहिए तो नाइट्रोजन लेकर डाल दिए, नहीं। ठीक है, नीचे इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीलहरित शैवाल, ये लास्ट पॉइंट है, खत्म है चैप्टर अब। ठीक है, नीलहरित शैवाल कि यह भी मृदा कार्बनिक पदार्थों, ये क्या करता है कि यह भी मृदा कार्बनिक पदार्थ बढ़ा देता है जिससे भूमि की उर्वरकता बढ़ जाती है। जो नीलहरित शैवाल होता है ये मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा को बढ़ा देता है, कार्बनिक पदार्थों को बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है, भूमि की उर्वरकता बढ़ जाती है। तो खुश हो जाओ, हंसो, खेलो, नाचो, गाओ, क्योंकि आपका जैव ये मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का 1 शॉर्ट वीडियो आपका फाइनली कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब सच सच कहता हूँ दिल से यार, दिल से पढ़ाया हूँ ना, कहीं जाना मत, सिर्फ तुम लोगों के लिए लेक्चर बनाया हूँ। ठीक है, दिल से बता देना ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, ये वीडियो अच्छा लगा हो ना, तभी वीडियो को लाइक करना, तभी चैनल को सब्सक्राइब करना। यार सब्सक्राइब जल्दी से कर लो तुम लोग, ठीक है ना, सब्सक्राइब करके वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। ठीक है, और जो हमारा सेकंड चैनल है बायोमन मोटिवेशन, उस चैनल पर जाकर के मोटिवेशनल वीडियोस को आप लोग जरूर से जरूर देखना। ठीक है, तो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, और किसी भी प्रकार की दिक्कत के लिए ना बायोमन तुम्हारे साथ है। और इंस्टाग्राम पर जा करके मैसेज करना ना भूलिएगा, मैसेज नहीं, नोट्स भेजना मत भूलना। ठीक है ना, तो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। विश यू ऑल द बेस्ट, बहुत 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 बड़ा वाला थैंक यू। आप जाओ अपने एग्जाम में, आप जाओ अपनी जिंदगी में टॉप करो। ठीक है, ये मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।